हम सब चीनी का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि गन्ने के खेत से हमारी चाय की प्याली तक पहुंचने वाली चीनी के पीछे कितनी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं? मैं फैक्ट्री के शोर या मशीनों की बात नहीं कर रहा, मैं एक अदृश्य लड़ाई की बात कर रहा हूं जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होती है, और अगर अगर इसे हारा गया तो लाखों टन चीनी बनने से पहले ही खत्म हो जाती है। आज हम इसी लड़ाई के मैदान में उतर रहे हैं। चीनी मिल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिसे कहते हैं मिल सैनिटेशन। हमारे पास जो नोट्स हैं वे किसी तजुर्बेकार इंजीनियर की डायरी की तरह हैं जो इस विषय को परीक्षा, इंटरव्यू और प्रैक्टिकल तीनों नजरियों से समझाते हैं। तो हमारा मिशन है ये समझना कि ये सैनिटेशन सिर्फ साफ सफाई क्यों नहीं है, बल्कि ये चीनी की रिकवरी और क्वालिटी को बचाने के लिए एक मिलिट्री ग्रेड ऑपरेशन कैसे है। आपने लड़ाई शब्द का इस्तेमाल किया और ये एकदम सही है। ये प्रक्रिया सीधे तौर पर प्रभावित करती है कि 1 टन गन्ने से कितनी चीनी निकलेगी। अगर ये ऑपरेशन फेल हुआ तो दुश्मन यानी बैक्टीरिया मिल के अंदर ही हमारी चीनी पर कब्जा कर लेता है। क्रिस्टल बनने की नौबत ही नहीं आती। तो ये एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जिससे लगातार लड़ना पड़ता है। बिल्कुल। तो चलिए इस दुश्मन की पहचान से ही शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं मिल सैनिटेशन, तो इसका असल में मतलब क्या है? ये सिर्फ पानी और साबुन से धुलाई तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आसान शब्दों में इसका मतलब है मिलिंग सेक्शन में बैक्टीरिया की जो फौज है उसको बढ़ने से रोकना। सोचिए, जब गन्ने को पेरा जाता है तो उसका मीठा रस निकलता है। ये रस जिसमें भरपूर सुक्रोज है, बैक्टीरिया के लिए एक आप कह सकती हैं ऑल यू कैन ईट बफेट की तरह है। हाँ, एक दावत की तरह। हाँ, एक दावत। और ल्यूकोनोस्टॉक और लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया इस दावत पर टूट पड़ते हैं। मिल सैनिटेशन का लक्ष्य है इस दावत को रोकना, जूस को एक तरह का सुरक्षा कवच देना और चीनी के नुकसान को शून्य के करीब रखना। अच्छा, तो ये फर्श या मशीनों को धोने से कहीं ज्यादा है। ये तो सीधे सीधे जूस के अंदर के इन्वेडर्स यानी घुसपैठियों से लड़ने के बारे में है। लेकिन मान लीजिए कि एक मिल इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो सोचते हैं अरे थोड़े बहुत बैक्टीरिया से क्या फर्क पड़ेगा। असल में होता क्या है? यही थोड़े बहुत बैक्टीरिया एक चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये बैक्टीरिया सुक्रोज यानी हमारी चीनी को अपना भोजन बनाते हैं। ओके। वे इसे पचाकर 2 अलग-अलग शुगर, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को इन्वर्जन कहते हैं। ये सीधा सीधा नुकसान है। सीधा नुकसान? हाँ, जितनी चीनी इन्वर्ट हो गई वो अब क्रिस्टल नहीं बन सकती, वो हमेशा के लिए खो गई। ये ऐसा है जैसे आपने बैंक में सोना जमा किया और वापस आकर देखा कि वो कोयला बन चुका है। मतलब चीनी का रूप ही बदल गया और वो हमारे किसी काम की नहीं रही। ये तो सीधा सीधा आर्थिक नुकसान है ना? हाँ, और ये तो बस शुरुआत है, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। जब ये बैक्टीरिया अपनी पार्टी कर रहे होते हैं तो वे कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे कि डेक्सट्रैन। ये एक चिपचिपा गोंद जैसा पदार्थ है। इसके कारण जूस की विस्कोसिटी चिपचिपाहट आसमान छूने लगती है। अब आप कल्पना कीजिए, एक गाढ़े चिपचिपे तरल को पाइप से गुजारना, उसे उबालकर भाप बनाना और फिर उसमें से क्रिस्टल निकालना। बहुत मुश्किल होगा। कितना मुश्किल होगा। ये पूरी प्रक्रिया को धीमा कर देता है, मशीनों पर दबाव डालता है और ऊर्जा की खपत बढ़ा देता है। अंत में इन सब का नतीजा होता है चीनी की रिकवरी में भारी गिरावट। हमारे नोट्स में एक चौंकाने वाला तथ्य है कि सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने और खराब सैनिटेशन के कारण सुक्रोज का बहुत भारी नुकसान हो सकता है। ये दिखाता है कि कितनी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। बिल्कुल। मतलब 1 डिग्री का फर्क भी लाखों का नुकसान करा सकता है। बिल्कुल। चीनी मिल बैक्टीरिया के पनपने के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म है। गर्मी, नमी और चीनी का भंडार। इसलिए तापमान नियंत्रण और सैनिटेशन साथ साथ चलते हैं। ये एक बहुत ही संवेदनशील माहौल है जहां एक छोटी सी चूक भी पूरी फैक्ट्री के आउटपुट पे असर डाल सकती है। ये सब सुनकर तो लगता है कि ये एक फुल ब्लोन इन्वेजन है। तो सवाल ये उठता है कि एक इंजीनियर को कैसे पता चलता है कि दुश्मन ने हमला कर दिया है? वे इस अदृश्य हमले की निगरानी कैसे करते हैं? ऐसा तो नहीं है कि बैक्टीरिया हाथ हिलाकर बताते होंगे कि हम यहाँ हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमारे पास एक तरह का रडार सिस्टम है। लैब में जूस के सैंपल्स की नियमित तौर पर जांच की जाती है। ओके। सबसे पहला और महत्वपूर्ण टेस्ट है जूस का पीएच लेवल। ताजे गन्ने के जूस का पीएच लगभग 5.2 से 5.6 के बीच होता है, जो हल्का एसिडिक है।
जैसे ही बैक्टीरिया बढ़ते हैं वे और भी एसिड बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे पीएच तेजी से गिरने लगता है। गिरने लगता है। हाँ, 5.0 से नीचे जाता हुआ पीएच एक रेड अलर्ट है। इसका मतलब है कि दुश्मन ने आपकी सुरक्षा भेद दी है। तो पीएच एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम हुआ। और क्या देखते हैं? दूसरा महत्वपूर्ण मापदंड है बैक्टीरियल काउंट, जिसे CFU-ml यानी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर मिलीलीटर में मापा जाता है। इससे पता चलता है कि प्रति मिलीलीटर जूस में कितने बैक्टीरिया मौजूद हैं। अच्छा। एक अच्छी सैनिटेशन वाली मिल में ये संख्या 10 लाख यानी 10⁻6 CFU-ml से कम होती है। अगर ये संख्या 1 करोड़ यानी 10⁻7 को पार कर रही है तो इसका मतलब है कि हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। फिर जैसा मैंने बताया, डेक्स्ट्रान का स्तर भी मापा जाता है। अगर जूस में डेक्स्ट्रान ज्यादा है तो ये खराब सैनिटेशन का सीधा और अकाट्य सबूत है। तो एक इंजीनियर के कंट्रोल रूम का डैशबोर्ड इन्हीं 3-4 मीटर से बना है: पीएच, बैक्टीरियल काउंट और डेक्स्ट्रान लेवल। और एक अनुभवी इंजीनियर के लिए शायद एक और मीटर भी होता है। हाँ, और वो है उनकी अपनी नाक। हाँ। हाँ, एक अनुभवी इंजीनियर सिर्फ सूंघकर भी जूस की सेहत का अंदाजा लगा सकता है। ताजे जूस से एक मीठी ताजगी भरी महक आती है। अगर जूस से खट्टी या सड़ी हुई गंध आ रही है तो ये एक स्पष्ट संकेत है कि बैक्टीरियल एक्शन शुरू हो चुका है। वाह, ये सबसे पुराना और शायद सबसे भरोसेमंद सेंसर है। इन सब तकनीकी बातों का निचोड़ एक लाइन में है जो नोट्स में भी लिखी है: तेजी से मिलिंग प्लस अच्छी सैनिटेशन बराबर है ज्यादा रिकवरी। ठीक है, तो हमने दुश्मन को पहचान लिया, उसके हमले के तरीके को समझ लिया और अपने निगरानी सिस्टम को भी जान लिया। अब आते हैं असल लड़ाई पर। हम इन लाखों करोड़ों बैक्टीरिया से लड़ते कैसे हैं? हमारे हथियार क्या हैं? इस लड़ाई में हमारे मुख्य हथियार हैं कुछ खास केमिकल्स, जिन्हें बायोसाइड्स कहते हैं। ये एक तरह से बैक्टीरिया के लिए डिजाइन किए गए स्मार्ट बॉम्ब हैं। इंडस्ट्री में कई तरह के बायोसाइड्स इस्तेमाल होते हैं और हर एक की अपनी खासियत होती है। हाँ, नोट्स में एक पूरी लिस्ट है। सबसे आम है BKC यानी बेंजालकोनम क्लोराइड, फिर ग्लूटाराल्डिहाइड, DBDMH, इस्तायोजोलेनॉन और कुछ क्लोरीन आधारित कंपाउंड्स भी हैं। ये तो पूरी आर्मरी है। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा क्या पसंद किया जाता है? आजकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा BKC और ग्लूटाराल्डिहाइड का कॉम्बिनेशन पसंद किया जाता है। ये दोनों मिलकर एक पावर कपल की तरह काम करते हैं। अच्छा। BKC, जिसे क्वेट्स भी कहते हैं, एक बेहतरीन सरफेक्टेंट है। ये बैक्टीरिया की बाहरी झिल्ली को तोड़ देता है। वहीं ग्लूटाराल्डिहाइड एक बहुत मजबूत ब्रॉड स्पेक्ट्रम किलर है, जो बैक्टीरिया के अंदर घुसकर उसके मेटाबॉलिज्म को ही ठप कर देता है। तो एक बाहर से हमला करता है, दूसरा अंदर से? बिल्कुल। जब इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो वे बैक्टीरिया की एक बहुत बड़ी रेंज पर असर करते हैं, जिससे सैनिटेशन ज्यादा प्रभावी होता है। लेकिन एक मिनट, हम यहाँ जूस में केमिकल्स मिलाने की बात कर रहे हैं, जूस जिससे आगे चलकर चीनी बननी है। क्या इसका कोई खतरा नहीं है कि ये केमिकल्स हमारी चीनी में पहुंच जाएं? ये कितना सुरक्षित है? ये एक बहुत ही जरूरी और जायज सवाल है। इसका जवाब है डोज और प्रक्रिया। इन बायोसाइड्स को बहुत ही नियंत्रित मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन में मापा जाता है। उदाहरण के लिए BKC की डोज सिर्फ 2 से 5 ppm होती है। ये इतनी कम मात्रा है कि इसका कोई असर अंतिम उत्पाद पर नहीं पड़ता। ओके। साथ ही चीनी बनाने की आगे की प्रक्रियाओं में, जैसे कि क्लैरिफिकेशन और इवेपोरेशन, ये केमिकल्स या तो नष्ट हो जाते हैं या प्रक्रिया से बाहर निकल जाते हैं। दुनिया भर की खाद्य सुरक्षा एजेंसियां इन केमिकल्स के इस्तेमाल को इन्हीं शर्तों के साथ मंजूरी देती हैं। ये जानना जरूरी था। तो अब जब हमने हथियार चुन लिए हैं तो उन्हें इस्तेमाल करने की रणनीति क्या है? इन्हें बस जूस में ऐसे ही मिला तो नहीं दिया जाता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सटीक प्रक्रिया है। इन्हें बहुत स्ट्रेटेजिक जगहों पर डाला जाता है, जिन्हें डोजिंग पॉइंट्स कहते हैं। डोजिंग पॉइंट्स? हाँ, सबसे पहला हमला हम वहीं करते हैं जहां दुश्मन के आने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, यानी केन कैरियर पर, जहां गन्ना मिल में प्रवेश करता है। फिर चॉपर के डिस्चार्ज पर, जहां गन्ने के टुकड़े होते हैं और रस निकलना शुरू होता है। अच्छा। इसके बाद पहली मिल के जूस गटर में और अंत में मिक्स्ड जूस टैंक में। रणनीति ये है कि जूस को हर उस पॉइंट पर सुरक्षा दी जाए
जहां वो बैक्टीरिया के संपर्क में आ सकता है। और इन केमिकल्स को देने का तरीका भी महत्वपूर्ण होगा, है ना? हाँ, क्या एक बार में ज्यादा डालना बेहतर है या लगातार थोड़ा थोड़ा? इस पर भी इंडस्ट्री में काफी बहस होती है, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स कंटिन्यूअस डोजिंग यानी लगातार धीमी गति से केमिकल देने को बेहतर मानते हैं। क्यों? इसका फायदा ये है कि जूस में बायोसाइड का एक स्थिर स्तर बना रहता है, जो बैक्टीरिया को पनपने का मौका ही नहीं देता। सही है। ये एक तरह से किले के चारों ओर एक स्थायी सुरक्षा घेरा बनाने जैसा है। वहीं शॉक डोजिंग में आप एक बार में बहुत सारा केमिकल डालते हैं, जिसका असर धीरे धीरे कम हो जाता है और बैक्टीरिया को फिर से बढ़ने का मौका मिल जाता है। ये एक अस्थायी हमले जैसा है, जिसके बाद दुश्मन फिर से संगठित हो सकता है। तो चलिए अब इन सारी जानकारी को एक साथ रखकर एक बैटल प्लान बनाते हैं। अगर किसी सीनियर इंजीनियर के नज़रिए से देखें या किसी को इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी हो, तो वो कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें अपनाकर ये लड़ाई जीती जा सकती है? सबसे पहली और जरूरी रणनीति है गति। गति? हाँ, स्पीड। गन्ने की कटाई और मिलिंग के बीच का समय जितना कम होगा उतना अच्छा। खेत से मिल तक का सफर जितना छोटा होगा, बैक्टीरिया को अपना काम शुरू करने का मौका उतना ही कम मिलेगा। इसे केन स्टेल होना कहते हैं और ये चीनी रिकवरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरी रणनीति, जैसा हमने पहले भी बात की, तापमान पर नियंत्रण रखना, क्योंकि ज्यादा तापमान बैक्टीरिया की ग्रोथ को तेज करता है। बिल्कुल। और तीसरी है लगातार निगरानी। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सिस्टम सेट कर दिया और बस भूल गए। सही कहा। रोज जूस के सैंपल लेना, पीएच चेक करना, बैक्टीरियल काउंट पर नजर रखना, ये एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्याज यानी एक जाल है जिसमें कई मिलें फंस जाती हैं। वो क्या है? वे एक ऐसा बायोसाइट ढूंढ लेती हैं जो काम करता है और फिर सालों तक उसी पर टिके रहते हैं। लेकिन वे ये नहीं समझते कि वे अनजाने में सुपर बग्स की एक ऐसी आर्मी तैयार कर रहे हैं जो उनके सबसे भरोसेमंद हथियार के खिलाफ इम्यून हो चुकी है। अरे, ये ठीक वैसा ही है जैसे इंसानों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काम करता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो इसका समाधान क्या है? मतलब इससे कैसे बचें? समाधान है रोटेशन। एक स्मार्ट रणनीति यह है कि आप समय समय पर बायोसाइड्स बदलते रहें। अच्छा। कुछ महीने बीकेसी और ग्लूटाराल्डिहाइड का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया, फिर कुछ महीने डीबीडीएमएच पर स्विच कर गए। इससे बैक्टीरिया को किसी एक केमिकल के खिलाफ प्रतिरोध विकसित करने का मौका ही नहीं मिलता। आप हमेशा उन्हें सरप्राइज करते रहते हैं। और आखिरी रणनीति शायद दुश्मन को छिपने की जगह ही ना देना है। नोट्स में डेड पॉकेट्स और स्टैग्नेशन पॉइंट्स का जिक्र है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। मुझे याद है एक मिल में जहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक रिकवरी 0.5% गिर गई। हफ्तों तक कोई समझ नहीं पाया कि क्यों। फिर अंत में पता चला कि पाइपलाइन के एक पुराने भूले हुए हिस्से में जूस जमा हो रहा था, जो बैक्टीरिया का एक अड्डा बन गया था। पाइप के कोने, पुराने टैंक या ऐसी कोई भी जगह जहां जूस का बहाव धीमा हो या रुक जाए, वो बैक्टीरिया का ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाती है। इन जगहों को ढूंढकर खत्म करना बहुत जरूरी है। वाह। तो अब अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है कि मिल सैनिटेशन क्या है, तो इस पूरी चर्चा का सार एक लाइन में कैसे दिया जा सकता है? इस पूरी चर्चा का सार उस एक लाइन में है जो नोट्स में भी दी गई है, और ये इंटरव्यू के लिए एकदम सही है। मिल सैनिटेशन मिलिंग सेक्शन में बैक्टीरियल गतिविधि को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, जिसमें सुक्रोज इन्वर्जन को कम करने और चीनी की रिकवरी को अधिकतम करने के लिए उचित बायोसाइड डोजिंग का उपयोग किया जाता है। ये वाक्य वाकई कमाल का है। ये इस प्रक्रिया के लक्ष्य, सुक्रोज इन्वर्जन को कम करना और रिकवरी को अधिकतम करना, तरीके, उचित बायोसाइड डोजिंग और मूल उद्देश्य, तीनों को एक साथ बहुत साफ साफ बता देता है। तो मिल सैनिटेशन की मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो मिल सैनिटेशन की एक कैलकुलेशन के हिसाब से एक वैल्यू आती है, तो वो वैल्यू जो है वही बताती है आपका मिल सैनिटेशन ठीक हुआ है नहीं हुआ। तो ये होता है आपका ERQB, मतलब इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ क्वोटेंट वैल्यू, ठीक। तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है आपका ब्रैकेट में 1.4 प्योरिटी ऑफ मिक्स जूस -40 डिवाइडेड बाई 1.4 प्योरिटी ऑफ प्राइमरी जूसेस -40 और ब्रैकेट क्लोज गुणा 100, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर मैं देखूं ERQB जो होता है फॉर मिक्स जूस टू प्राइमरी जूस आपको देखते हैं, तो उसमें 96 से 98% आनी चाहिए। और ERQB जो लास्ट मिल्स प्राइमरी जूस होती है, इसकी वैल्यू आपकी 82 से 86% की आनी चाहिए। तो जितना रेशियो ये ज़्यादा होगा उसी हिसाब से आपका सैनिटेशन आपका बेटर होता है, ठीक है।